नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो कि आपका आधारित रहेगा 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट यानी आज के सेकेंड शिफ्ट पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेन क्वेश्चन है आपका कि गुप्त प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित करों पर विचार जो कि कीजिए। तो पहला था आपका भोग, यह भूमि उपज पर लिया जाने वाला जो कि कर था। हिरण्य, यह नगद यानी केस में वसूला जाने वाला कर था। उर्दंग, यह व्यापार या परिवहन से संबंधित कर था। तो सही कथन को जो कि आपका पहचानना था। तो केवल 1 और 2 जो कि आपका राइट कथन है, बाकी तीसरा जो कि आपका गलत है। तो केवल 1 और 2 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं। गुप्त काल में भोग यानी कर किससे संबंधित था, तो ऊपर देख ही चुके, भूमि उपज से जो कि संबंधित था, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं गुप्त काल में हिरण्य जो कि कर किससे रूप में जो कि वसूला जाता था, तो नगद के रूप में जो कि वसूला जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका गुप्तकालीन कर यानी उर्दंग किस प्रकार का जो कि कर था, तो सैनिक कर था, तो आपका राइट आंसर सैनिक कर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुप्त प्रशासन में वित्त कर किससे संबंधित था, तो पेशे यानी प्रोफेशन से संबंधित था, पैसों से, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि गुप्तकालीन हिरण्य और भोग कर में मुख्य अंतर क्या था, तो हिरण्य नगद में लिया जाता था और भोग जो कि भूमि उपज के रूप में जो कि लिया जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आ सकता है कि मेन क्वेश्चन है कि आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 किससे जो कि संबंधित है, तो राज्यों के बीच जल विवाद और उनके निपटारों का प्रावधान जो कि आपका इसमें दिया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 262 के अनुसार केंद्र सरकार किन विवादों में हस्तक्षेप जो कि कर सकती है, तो राज्यों के बीच जल विवाद में जो कि आपका कर सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 262 के तहत गठित किया जाने वाला ट्रिब्यूनल किसके गठन का जो कि अधिकार रखता है, तो केंद्र सरकार के गठन का जो कि अधिकार रखता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका सुप्रीम कोर्ट की अपीलेंट जुरिडिक्शन से जो कि पूछा जाता है, तो आपका चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अपीलिक अधिकारिता यानी अपीलेट जुरिडिक्शन किसके लिए जो कि लागू होती है, तो उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ जो कि आपका लागू होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलिक अधिकारिता किस प्रकार के मामलों में जो कि लागू होती है, तो आपका उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय में जो कि आपका लागू होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिडिक्शन का उल्लेख जो कि है, तो अनुच्छेद 132 से 134 में जो कि आपका लिखित है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए किसके आदेश की आवश्यकता होती है, तो हाई कोर्ट से जो कि अंतिम निर्णय आपका माना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अपीलेट जुरिडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट किन मामलों में जो कि स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP स्वीकार कर सकती है, तो किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो कि आपका स्वीकार कर सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका वेस्टर्न घाट के महत्व यानी सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न घाट से जो कि प्रश्न आपका पूछ सकता है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पश्चिम घाट यानी वेस्टर्न घाट का मुख्य पर्यावरणीय महत्व क्या है, तो आपका यह जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का प्रमुख केंद्र जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट के लिए निम्नलिखित कथनों पर जो कि विचार कीजिए। पहला है कि यह न केवल वर्षा प्रदान करता है बल्कि प्रमुख नदियों का भी स्रोत है। यहाँ कई प्राचीन वन्य जीवन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत की कृषि और जल विद्युत उत्पादन में योगदान नहीं करता है, तो केवल 1-2 जो कि आपका सही कथन है, बाकी तीसरा जो कि आपका गलत कथन है, तो राइट आंसर आपका केवल 1-2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पश्चिमी घाट का आर्थिक महत्व किसमें मुख्य रूप से दिखाई देता है, पर्यटन और जल विद्युत में जो कि आपका दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण पश्चिमी घाट को वनों का हॉटस्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाता है, तो यहाँ वर्षा अधिक और भौगोलिक विविधता है, तो इस कारण से जो कि आपका बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका कि पश्चिमी घाट किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल राज्य से होकर गुजरती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI से जो कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो कि विचार करना है। तो पहला आपका कथन है HDI मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर किसी देश के मानव विकास को मापता है। सेकेंड है आपका HDI की गणना के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को जो कि देखा जाता है। तीसरा है HDI केवल आर्थिक विकास को जो कि मापता है और सामाजिक पहलुओं को नहीं। तो आपका सही कथन का जो कि चुनाव करना था, तो केवल एक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी 2, 3 जो कि आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका केवल एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका HDI के बारे में सही कथन कौन सा है। तो पहला है आपका कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जो कि प्रकाशित किया जाता है। सेकेंड है आपका HDI का मान 0 से 1 के बीच में जो कि होता है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका उच्च HDI का अर्थ होता है और उच्च मानव विकास। तो आपका सही कथन जो कि चुनना है, तो ये तीनों जो कि आपका राइट स्टेटमेंट है, तो 1, 2, 3 जो कि आपका सही कथन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका HDI में शिक्षा का माप किस आधार पर जो कि लिया जाता है। तो औसत पढ़ाई की उम्र यानी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और अपेक्षित पढ़ाई की उम्र यानी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग के आधार पर जो कि आपका किया जाता है माप। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा HDI को प्रभावित नहीं करता है। तो किसी देश का भूभाग जो कि आपका HDI को प्रभावित नहीं करता है। वहीं जीवन प्रत्याशा, औसत शिक्षा अवधि, प्रति व्यक्ति आय, तीनों जो कि आपका प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रभावित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका HDI की गणना में शामिल संकेतक कौन से हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आय जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका मेन क्वेश्चन है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो शशि थरूर जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर। वही इससे रिलेटेड जो कि आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक का विषय आपका पूछ सकता है कि क्या होता है। तो ब्रिटिश शासन और उपनिवेशवाद जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शशि थरूर की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस किस भाषा में जो कि लिखी गई है। तो अंग्रेजी भाषा में जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। यही नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है। तो पहला कथन एन एरा ऑफ डार्कनेस भारत की औपनिवेशिक स्थिति पर जो कि प्रकाश डालती है। तो ये स्टेटमेंट जो कि आपका बिल्कुल राइट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शतरंज यानी चेस में EN पसंद नियम किससे संबंधित है। तो प्यादा पाउंड की चाल से जो कि संबंधित है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि EN पसंद में प्यादा पाउंड कब एक विशेष तरीकों से जो कि लिया जा सकता है। तो जब सामने वाला प्यादा पहली चाल में 2 घर आगे बढ़ता है, तो जो कि लिया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एन पसंद नियम के तहत प्यादा कितने घर आगे जाकर विपक्षी प्यादों को जो कि ले सकता है। तो 1 घर जो कि आपका आगे जाकर ले सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन एन पसंद नियम के लिए जो कि सही है। तो यह केवल उस चाल के तुरंत बाद किया जा सकता है जब विरोधी प्यादा 2 घर आगे बढ़ता है। ये जो कि आपका कथन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यानी अमेंडमेंट 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोड़ता है। तो 6वां संशोधन जो कि आपका है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका और कौन कौन से बन सकते हैं। तो प्रश्न सेकेंड आपका बन सकता है 6वें संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में राइट टू एजुकेशन यानी RTE जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A के तहत जो कि आपका जोड़ा गया है, तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 21A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि 6वें संविधान संशोधन के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए जो कि शिक्षा अनिवार्य है। तो 6 से 14 वर्ष के साल के बच्चों के लिए जो कि शिक्षा अनिवार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राइट टू एजुकेशन RTE को लागू करने के लिए कौन सा वर्ष जो कि महत्वपूर्ण है। तो 2009 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका
पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईपीएस अधिकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के निर्देशक जनरल डीजी के रूप में जो कि नियुक्त हुए हैं। तो अनुराग गर्ग जो कि नियुक्त हुए हैं, तो आपका राइट आंसर अनुराग गर्ग हो जाएगा। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अनुराग गर्ग जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के निर्देशक जनरल डीजी के रूप में जो कि नियुक्त हुए किस राज्य के कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। तो हिमाचल प्रदेश कैडर के जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, तो राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अनुराग गर्ग जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निर्देशक जनरल डीजी के रूप में नियुक्त हैं, इससे पहले किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर जो कि कार्यरत थे। तो सीमा बल सुरक्षा यानी बीएसएफ में जो कि आपका कार्यरत थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यरत थे। चलिए नेक्स्ट आपका अनुराग गर्ग की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के निर्देशक जनरल डीजी के रूप में नियुक्ति कब हुई थी। तो 17 सितंबर 2024 को आपका जो कि हुआ है उनका नियुक्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि अनुराग गर्ग की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को निर्देशक जनरल डीजी के रूप में जो कि नियुक्ति किस मंत्रालय द्वारा जो कि की गई है। तो गृह मंत्रालय द्वारा जो कि किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका कार्नेटिक म्यूजिक से जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रश्न पहला है कि आपका कार्नेटिक संगीत में राग का क्या अर्थ है। तो स्वर, संरचना और भाव जो कि आपका अर्थ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कर्नाटिक संगीत में ताल किसे कहते हैं। तो लय और समय का चक्र को जो कि आपका ताल कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कर्नाटिक संगीत में आलापना किसका प्रदर्शन है। तो राग की आविष्कार और विस्तार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्नाटिक संगीत में पल्लवी किसका आरंभिक भाग होता है। तो गीत का मुख्य थीम जो कि आपका पल्लवी कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कर्नाटिक संगीत में तिरुपति किसके संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। तो कोई विशिष्ट टर्म जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य नरकली किस अवसर पर जो कि किया जाता है। तो दशहरा के अवसर पर जो कि किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। या पूछे नरकली कहाँ का जो कि आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का है। किस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे तो आपका ये सब जो कि स्टेटमेंट दिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो कुल्लू दशहरा जो कि आपका नहीं है, वहीं लाहौरी घूमर छमल जो कि आपका है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य में अक्सर किसका प्रयोग जो कि किया जाता है। तो ढोलक और बांसुरी का जो कि प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य चांग के साथ जो कि प्रसिद्ध है। तो लाहौल स्पीति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का उत्सव जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका निम्नलिखित में से ओड वन आउट जो कि चुनना है। ऑप्शन में आपका एटीपी, ग्लूकोज, डीएनए, एनएडीएच जो कि आपका दिया गया है। तो डीएनए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एटीपी, ग्लूकोज और एनएडीएच जो कि ऊर्जा से संबंधित अणु है, जबकि डीएनए जो कि आनुवंशिक जो कि सूचना का अणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका निम्नलिखित में से ओड वन आउट जो कि चुना है। तो डीएनए, आरएनए, एटीपी, एमआरएनए जो कि आपका है। तो डीएनए, आरएनए, एमआरएनए जो कि आनुवंशिक सूचना से संबंधित है, जबकि एटीपी जो कि ऊर्जा का अणु है, तो एटीपी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ओड वन आउटपुट करना है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, थ्राइसिन, सोमेटोट्रोपिन। तो आपका स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोट्रोपिन प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन जो कि आपका है, जबकि थ्राइसिन की बात करें तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो कि आपका है। तो थ्राइसिन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट से आपका फिर से ओड पुट वन करना है। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम में से जो कि आपको छांटना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि झिल्ली से घिरे हुए हैं, जबकि राइबोसोम जो कि झिल्ली रहित
है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी जो कि आपका ऑड वन आउट करना है तो विटामिन सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए, डी के वसा में घुलनशील, जबकि विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील आपका होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से ऑड वन आउट चुनिए तो एमिलीज, लाइपेज, पेप्सिन, हेमोग्लोबिन जो कि आपका तो राइट आंसर आपका हेमोग्लोबिन हो जाएगा, क्योंकि एमिलेज, लाइपेज, पेप्सिन जो कि आपका एंजाइम है, जबकि हेमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन है जो ऑक्सीजन परिवहन करता है। तो हेमोग्लोबिन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आ सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो कि राइट टू एजुकेशन आरटीई को लागू करने के लिए जो कि किया गया है तो 6वां जो कि संशोधन द्वारा जो कि किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं कि 24वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को लागू करना जो कि आपका है। तो ये सब क्वेश्चन जो कि हमने नीचे देख लिया था, ये भी देख लिया, ऊपर भी शायद देख लिया था। 24वें संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद से जोड़ा गया तो अनुच्छेद 21 के तहत जो कि जोड़ा गया है। वहीं राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा कितनी अधिक अवधि तक जो कि अनिवार्य है तो 8 साल तक जो कि अभी का अनिवार्य है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका है कि पोलो खेल यानी पोलो गेम से संबंधित जो कि कथन दिया गया है। पोलो खेल भारत में सबसे पहले राजस्थान के स्कूल कॉलेज में खेला गया था। दूसरा आपका पोलो खेल का संबंध मुख्य रूप से घुड़सवारी से है। यह खेल केवल शाही परिवारों के लिए जो कि सीमित था। तो केवल 1 और 2 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही कथन हो जाएगा बिल्कुल। और तीसरा जो कि आपका बिल्कुल रॉन्ग कथन हो जाएगा। यह खेल केवल शाही परिवारों के लिए नहीं, बाकी सभी के लिए जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि इससे ही रिलेटेड भारत में पोलो खेल की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है तो राजस्थान में जो कि आपका से हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा। पोलो खेल का मुख्य उपकरण आपका जो कि पूछा जाए तो बल्ला और गेंद जो कि आपका है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के प्रैक्टिस सेट में रहा। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में आपका कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो ये सभी जो कि बता दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के प्रैक्टिस सेट में रहा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्टों के प्रैक्टिस सेट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग PDF को रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।